हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं कोरियन हॉरर मिस्ट्री मूवी जो कि है वाइट मेलेडी ऑफ डेथ। इस मूवी का दूसरा नाम है वाइट द मेलेडी ऑफ कर्स। ये आई थी 2011 में और IMDb पे इसकी रेटिंग 6 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक K-pop ग्रुप को दिखाया जाता है जिनका नाम है पिंक डॉल्स। पिंक डॉल्स एक टेलीविजन कंपटीशन के लिए परफॉर्म करने वाले थे, पर वो एक K-pop ग्रुप प्योर से हार जाते हैं। पिंक डॉल मेंबर्स के नाम है जेनी, एरंग, शिंजी और इयून। अब इन सब के पास कोई ना कोई कमी थी, जैसे कि जेनी हाई नोट्स लगाने में डरती थी और एरंग प्लास्टिक सर्जरी से ऑब्सेस्ड थी। शिंजी गा नहीं पाती थी पर वो नाचती बहुत अच्छा थी। और आखिर में इयून जो कि एक बैकअप डांसर रह चुकी है और इन सबसे बड़ी थी। इयून पिंक डॉल्स की लीडर थी और वो बहुत कोशिश करती थी कि वो अपने मेंबर्स के साथ मिल पाए, पर उसके ग्रुप के मेंबर्स उसे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। जेनी और एरंग को लगता है कि इयून किसी काम में अच्छी नहीं है और शिंजी हमेशा अकेले रहती है। वो किसी से भी मिलजुल नहीं पाती थी। इयून की एक ही इकलौती दोस्त थी जिसका नाम था सुन। सुन एक ट्रेनी रह चुकी थी और अभी वो एक वोकल टीचर है और कई सारे परफॉर्मेंस के लिए डबलिंग करती है। सुन और इयून दोनों ही एक कराओके बार में जाते हैं जहाँ पे इयून सुनियो को अपने डर के बारे में बताती है कि पिंक डॉल्स के मेंबर उसे पसंद नहीं करते और वो कभी भी फेमस नहीं हो सकते। सुन ये सुन के इयून को बोलती है कि अगर वो ग्रुप फेमस नहीं होता है तो वो और इयून दोनों ही एक डुओ परफॉर्म कर लेंगे और उस डुओ का नाम वो लाला सिस्टर्स रखेंगे। और इयून हंस के हाँ बोलती है। अगले सीन में पिंक डॉल्स को बोला जाता है कि वो एक नए स्टूडियो में शिफ्ट करेंगे और इसकी फंडिंग इयून के स्पॉन्सर्स दे रहे थे। ये बिल्डिंग स्पॉन्सर के फादर ओन किया करते थे, पर एक बार इस स्टूडियो में आग लग गई थी और उस आग में 10 लोग मर गए थे और उन्हीं में से एक स्पॉन्सर के पिता भी थे। इयून उस स्टूडियो को साफ करने में स्टाफ की मदद करती है। वहाँ पे उसको डांस स्टूडियो के मिरर के पीछे कई सारे टेप्स मिलते हैं। उनमें से एक टेप अनरिलीज्ड था और वो एक पुराना गाना था जो था वाइट। वो ये टेप उनके मैनेजर को दिखाती है और उनके मैनेजर को लगता है कि अगर पिंक डॉल्स वाइट परफॉर्म करती हैं तो वो लोग बहुत फेमस हो जाएंगे। स्टाफ मेंबर्स और पिंक डॉल्स के मेंबर्स सब वाइट के परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं और वो लोग एक रात में ही वायरल हो जाते हैं। उनके गानों को सब लोग पसंद कर रहे थे। परफॉर्मेंस के दौरान जेनी, जिसको हाई नोट्स लगाने से डर लगता था, उसके हाई नोट्स की डबलिंग सुन करती है। जैसे जैसे ग्रुप की पॉपुलैरिटी बढ़ती है सारे मेंबर एक दूसरे से जलने लगते हैं और अंदर ही अंदर वो एक दूसरे से डरते भी थे। उनमें से हर एक को फेमस तो होना था, पर एक ग्रुप के तौर पे नहीं बल्कि इंडिविजुअली। इन सभी को ग्रुप का मेन वोकलिस्ट बनना था, लेकिन जेनी को मेन वोकलिस्ट चुना जाता है। जेनी अभी भी अपने गाने के स्किल से बहुत ही इनसिक्योर थी क्योंकि जेनी को एक वीडियो मिला था जहाँ पे फैंस ने उस वीडियो को गंदी तरीके से एडिट किया था और एडिट करने के बाद उसे एक फैन साइट पे अपलोड कर दिया था। एक शाम इयून को स्टूडियो के रिकॉर्डिंग बूथ से बहुत अजीब अजीब आवाजें आती हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो जेनी को रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर पाती है। वो देखती है कि जेनी को कोई फोर्स कर रहा था कि वो हाई नोट्स में गाए और जेनी के पास कई सारी मेडिसिन पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद यून देखती है कि जेनी के हाई नोट्स एक चीख में बदल जाते हैं और फिर अचानक से उसे कोई अदृश्य ताकत ऊपर उठा देती है और उसके गले में माइक्रोफोन की वायर लपेट देती है, जिसके बाद जेनी सारे मेडिसिन वॉमिट कर देती है। यून उसे बचाने की नाकाम कोशिश करती है। अगले दिन ये बताया जाता है कि जेनी ने अपने मेडिसिन की ज्यादा डोज ले ली थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और अब बात रही पिंक डॉल्स ग्रुप की, तो उसकी मेन वोकलिस्ट एरंग है। अगले सीन में वीडियो शूट से पहले ही एरंग देखती है कि जो कॉस्मेटिक वो अपने मेकअप में यूज कर रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि खून था, जिसको देख के वो डर के मारे जोर से चीखने लगती है। म्यूजिक वीडियो शूट करने के दौरान एरंग सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और बार बार बोलती है कि स्टूडियो में गर्मी है। इयून क्रू के पीछे से एरंग को स्क्रीन पे देखती है जहाँ उसे एरंग का फेस डिस्टॉर्टेड दिखता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। जैसे ही एरंग अपने म्यूजिक वीडियो के शूट में आगे बढ़ती है उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और फिर अचानक से 2 कटे हुए और सड़े हुए हाथ उसके पूरे चेहरे को चीर के रख देते हैं। एरंग स्टेज से गिर जाती है और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और बाद में ये बता दिया जाता है कि ये किसी कॉस्मेटिक का रिएक्शन था। अगले दिन जब वो लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो शिंजी की आंखें पीछे की तरफ घूम जाती हैं और वो बहुत ही अजीब तरीके से हिलने लगती है। उस रूम में इस चीज को कोई भी नहीं देख पा रहा था सिवाय इयून के। इयून को कुछ समय के लिए शिंजी के चेहरे में किसी और का चेहरा दिखता है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद इयून को इंटरनेट पे एरंग की एक वीडियो मिलती है जहाँ पे उसका फेस डिस्टॉर्टेड था।
और ये वीडियो किसी ग्रुप के फैन क्लब में अपलोड किया गया था। उसी शाम शिंजी जब डांस स्टूडियो में अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है, उसी समय अचानक से शिंजी पे एक अजीब सी चीज हमला कर देती है। पहले तो वो उसी का ही एक म्यूटेटेड फॉर्म लेती है और फिर धीरे धीरे वो एक फिगर में बदल जाती है जिसके लंबे सफेद बाल थे और वो शीशे से सीधा बाहर आती है। इयून और सुन दूसरी तरफ वाइट के बारे में ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्टूडियो में लगी आग से जो लोग मर गए थे उनमें से एक का नाम था येबिन। येबिन बहुत ही सेल्फिश लड़की थी, पर क्योंकि वो उस कंपनी में बहुत ही टैलेंटेड ट्रेनी थी इसीलिए उसको मेन वोकलिस्ट बना दिया गया था। यहाँ सुन एक दूसरी ट्रेनी के बारे में भी बताती है जो एक बैकअप डांसर थी और उसने सुसाइड कर लिया था। इस बैकअप डांसर ने एजेंसी में आग लगने के थोड़े ही पहले ही सुसाइड किया था और सबको यही लगा था कि ये भी नहीं उस बैकअप डांसर को फोर्स किया था। इयून और सुन दोनों ही देखते हैं कि बार बार गाने में हॉट वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए उनको लगता है कि ये स्पिरिट येबिन की है। यहाँ सुन ये भी बताती है कि एजेंसी के एक स्पॉन्सर थे जिन्होंने बहुत सारे ट्रेनी को मैनिपुलेट किया था और उन्हीं में से एक ट्रेनी येबिन भी थी और येबिन को मेन वोकलिस्ट की पोजीशन उसके साथ इंटीमेट होके मिली थी। पर उसका पहला वीडियो जिसमें वो मेन वोकलिस्ट बनी थी वो कैंसिल हो गया था और इसी वीडियो के रीशूट के समय सेट पे आग लग गई थी। इयून कहती है कि ये गाना कर्स्ड है और किसी ने जानबूझ के उस दिन सेट पे आग लगाई थी ताकि वो लोग येबिन को मार के खुद मेन वोकलिस्ट बन जाएं। इस बीच शिंजी एक रियलिटी शो रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है पर सेट पे कई सारे फैंस उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और वो कुचले जाने से बाल बाल बच जाती है, लेकिन फिर वो एक क्रेन में अटक जाती है और वो क्रेन उसे हवा में ऊपर लटका देती है। जैसे ही वो खुद को उस क्रेन से आजाद करने की कोशिश करती है तो वो ऊपर देखती है और वहाँ पे वही स्टूडियो वाली भूत उसके सामने खड़ी थी और वो क्रेन टूट जाती है जिसकी वजह से शिंजी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब इयून और सुन ये दोनों ही इस वीडियो को तेयोंग के पास लेके जाते हैं जो कि एक वीडियो टेक्नीशियन था और तेयोंग देखता है कि ओरिजिनल वीडियो अच्छा इसीलिए नहीं है क्योंकि येबिन का फेस पूरा खराब था। इयून ये बताती है कि ये सब किसी ने जानबूझ के किया होगा इसीलिए येबिन ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद सुन कहती है कि इयून को अपने मैनेजर की मदद लेनी चाहिए, जिस पे इयून मान जाती है। इयून की मैनेजर इयून को ड्राइव करके अपने स्पॉन्सर के पास लेकर जा रही होती है। तब वो उसे पूछती है कि उसने अपना माइंड क्यों बदल लिया अपने स्पॉन्सर से मिलने के लिए। इयून जवाब में बोलती है कि उसे मेन बनना था जिसके लिए वो कुछ भी करेगी। मैनेजर दुखी होकर बोलती है कि उसके जमाने में भी ऐसा ही होता था और आगे भी ऐसा रहेगा, यानी आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा मेन वोकलिस्ट बनने के लिए। इसके बाद इयून स्पॉन्सर से मिलती है। स्पॉन्सर से मिलने के बाद इयून को पता चलता है कि ये स्टूडियो स्पॉन्सर के पिता का था और वो ट्रेनी जिसके साथ स्पॉन्सर के पिता इंटीमेट हुए थे वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। वो उनके लिए गाने लिखा और कोरियोग्राफ किया करती थी और इयून जब पूछती है कि क्या उसका नाम येबिन था तब स्पॉन्सर मना कर देता है, पर उसको ये जरूर पता है कि उस ट्रेनी का चेहरा डैमेज हो गया था जिसकी वजह से वो आगे का शूट नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। और इसके बाद इयून और स्पॉन्सर दोनों इंटीमेट होते हैं। इयून जब स्टूडियो में वापस आती है तो उसको कई सारे विजन्स आने लगते हैं। उसको एक बहुत ही यंग लड़की दिखती है जिसने व्हाइट कपड़े पहने थे और व्हाइट विग पहन रखी थी। वो लड़की म्यूजिक लिखती है और अपना गाना स्पॉन्सर के फादर को प्रेजेंट करती है, जिसके बाद वो उससे हाथ भी मिलाती है। और हम देखते हैं कि वो आदमी उसके ड्रिंक में अल्कोहल मिला देता है और उसे टेबल पे धक्का देके उसके साथ इंटीमेट होता है। इयून ये सब देख के चौंक जाती है। फिर उसे दिखता है कि येबिन को किसी ने जमीन पे ढकेल दिया था और बहुत सारे लोग ने उस पे एसिड डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस जल गया था और वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। आखिर में वो लड़की सुसाइड नोट लिखती है और आग शुरू कर देती है। ये सब देखकर इयून एकदम चौंक गई थी और वो बिल्डिंग की एक लाइटिंग को जोर जोर से जमीन पे पटकती है और पूरे बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। पुलिस वहाँ पे आती है और इन्वेस्टिगेट करने लगती है। वहाँ पे उन्हें एक सुसाइड नोट मिलता है जो कि पूरी तरह से फटा हुआ था, यानी वही सुसाइड नोट जो उस लड़की ने मरने से पहले लिखा था। उस नोट में लिखा था कि मेरे डांस और गाने को ले लिया गया है, मेरे चेहरे को बर्बाद कर दिया गया है और सोसाइटी मेरी आखिरी चॉइस है। और एंड में लिखा था बहुत गर्मी है। अब सुन और इयून दोनों येबिन की ग्रेव पे जाते हैं और ऑफरिंग देते हैं और बोलते हैं कि शायद अब येबिन शांति से रेस्ट कर सकती है क्योंकि अब सबको सच्चाई पता चल चुकी है। पर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो येबिन की पिक्चर के ऊपर जो ग्लास लगा था उसे एक अदृश्य शक्ति तोड़ देती है। लौटते वक्त सुन इयून को बोलती है कि कर्ज अभी खत्म हो गया है तो सब ठीक हो जाएगा
और अब यून बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई थी। वो पूरे सफेद कपड़े पहन के व्हाइट फेक लगाती है और खुद को व्हाइट बोलने लगी थी। उनके एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान सुन ये बोलती है कि स्टूडियो में इतनी गर्मी क्यों है, पर यून को स्टूडियो में ठंड लग रही थी। जब यून का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो वो इस बात से इनकार कर देती है कि वो कभी बैकअप डांसर थी और बताती है कि ये गाना उसने ही लिखा है और कोरियोग्राफ किया है। ये सारे चेंजेस देख के सुन बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि उसने यून को पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ एरंग, जेनी और शिंजी तीनों ही हॉस्पिटल में जाग चुके थे और वो लोग जब यून को टीवी पे देखते हैं तो बहुत ही जेलस होते हैं। वो लोग यून से मिलते हैं जो इन लोगों को कर्ज के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि अब वो कर्ज टूट गया है। कोई भी यून की बातों पे विश्वास नहीं करता है। एरंग यून पे उसको जहर देने का इल्जाम लगाती है और फिर पूछती है कि अगर ये बिन डेब्यू करना चाहती थी तो वो स्पॉन्सर से क्यों मिलने जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सुन वाइट्स की सारी फाइल्स को अपने कंप्यूटर से डिलीट करने लगती है और फिर वो एक आखिरी गाना फिर से सुनती है और उसे तेयोंग के स्टूडियो में ले जाती है। उसी समय जेनी, एरंग और शिंजी अपने न्यू म्यूजिक वीडियो के लिए शूट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पर अचानक से वो लोग शेक करने लगते हैं। सुन और तेयोंग को ये पता चलता है कि ये बिन ने एक्चुअली ये गाना नहीं गाया था और यहाँ इनको समझ में आता है कि ये आत्मा ये बिन की नहीं है क्योंकि उस सुसाइड नोट पे किसी का भी नाम नहीं लिखा था। अब ये लोग फिर से उस वीडियो को देखने लगते हैं। उसी वक्त रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और फिर अचानक से एक कॉल आती है जहाँ पे तेयोंग को ये पता चलता है कि जेनी और एरंग ने ब्लीच पी लिया है और वो लोग शायद मर भी गए हैं। अब तेयोंग उस वीडियो को देखता है जहाँ पे उसे एरंग और जेनी खुद ही के ब्लड पूल में थे और फिर उनके सामने शिंजी आती है और ब्लीच की बोतल पी लेती है और वहीं गिर जाती है और उसी वक्त एक वाइट फेस उसके सामने आता है और स्टूडियो का थर्मामीटर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। सुन यून को कॉल करके बताने की कोशिश करती है कि कर्ज अभी टूटा नहीं है और वाइट ये भी नहीं है, लेकिन यून कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो मेन वोकलिस्ट बन चुकी है। अब तेयोंग को पता चलता है कि एक्चुअली में ये बिन का फेस वीडियो में डैमेज नहीं था बल्कि वो फिल्म ही डैमेज थी। जिसके बाद सुन और तेयोंग उस डिस्टॉर्टेड क्लिप को जो कि फैन क्लब में अपलोड की गई थी और जो वीडियो इनके पास था उन दोनों को एक साथ मिलाते हैं जहाँ एक फ्रेज निकल के आता है, इट्स टू हॉट हेयर इन माई हार्ट। फिर वो लोग एक लिस्ट को देखते हैं। ये लिस्ट उन लोगों की थी जो उस स्टूडियो में आग लगने से मर गए थे और फिर अचानक से सुन को ये रियलाइज होता है कि एक अननोन ट्रेनी ने भी वहाँ सुसाइड किया था आग लगने से कुछ वक्त पहले और वो ब्लीच पी के मर गई थी। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हम देखते हैं कि ट्रेनी ने ब्लीच पी के सुसाइड कर लिया था और ये बिन उसे देख के मुस्कुरा रही थी। तेयोंग ये नोटिस करता है कि यून की एक क्लिप म्यूजिक के दूसरे सेक्शन से परफेक्टली मैच कर रही थी और फिर वो उन दोनों को मर्ज करके देखता है और यहाँ एक और फ्रेज निकल के आता है, हेयर बिहाइंड यू। और इस फ्रेज से ये पता चलता है कि जो आत्मा अभी तक इन लोगों पे हमला कर रही थी वो ये भी इनके पीछे डांस कर रही थी। और फिर अचानक से स्टूडियो का थर्मामीटर अपने आप बस्ट हो जाता है। यून जो कि एक कार में थी और वो अपने सोलो परफॉर्मेंस को वाइट बन के परफॉर्म करने वाली थी, वहाँ पे वो अचानक से बहुत ही ज्यादा स्वेट करने लगती है और वहाँ वही आत्मा आती है जिसने दूसरे मेंबर्स को मारा था। वो यून के पीछे आती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, पर फिर कार टनल से बाहर निकलती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। वो लोग परफॉर्मेंस के लिए स्टूडियो पहुँचते हैं और यून कंटिन्यूअसली स्वेट कर रही थी और बोलने ही वाली थी कि ये कमरा गर्म है, पर वो खुद को ये कहने से रोक लेती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके सारे को मेंबर्स ने मरने से पहले यही बोला था। और यून को रियलाइज होता है कि सुन ने सही बोला था कि कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी ही देर में यून और 8 बैकअप डांसर्स को स्टेज पे बुलाया जाता है, पर यून को लगता है कि उसके पास 9 बैकअप डांसर्स थे, पर मैनेजर ने उसे कंफर्म किया था कि उसके पास सिर्फ 8 ही बैकअप डांसर हैं। जिसके बाद वो 5 मिनट मांगती है। जिसके बाद यून अपना फैन क्लब चेक करती है और उसको वहाँ पे अपना एक डिस्टॉर्टेड वीडियो मिलता है जिसको वो चाह के भी डिलीट नहीं कर पा रही थी। सुन और तेयोंग दोनों ही स्टूडियो में भाग के जाते हैं ताकि वो यून को बचा पाए, पर सिर्फ सुन ही यून के पास पहुंच पाती है, लेकिन वो स्टेज तक नहीं पहुंच पा रही थी। परफॉर्म करते वक्त यून पे वही घोस्ट अटैक करती है और वो यून के स्पॉन्सर और मैनेजर को जला के मार देती है। ये सब देख के फैंस बहुत ही डर जाते हैं और जब यून खुद को बचाने के लिए स्टेज से नीचे फैन के बीच में जंप करती है तो वो भीड़ में गिर जाती है और फैंस उस पे चढ़कर उसको मार देते हैं। सुन ये सब मॉनिटर से देख रही होती है और वो भूत एक बहुत ही बड़ी आग शुरू कर देती है और सीधा सुन की तरफ देखने लगती है। दोस्तों यहाँ हमें असली कहानी पता चलती है कि ये भूत ये बिन का नहीं बल्कि उस बैकअप डांसर का था जो ये भी के पीछे डांस किया करती थी, जिसने ब्लीच पी के सुसाइड कर लिया था। एक बार एक ट्रेनी जो कि बैठ के गाना गा रही थी
उसको येबिन और बाकी के कुछ ट्रेनी आकर बोलते हैं कि उसे गाने से मना कर दिया गया है और फिर ये सब उसके ऊपर एसिड डालने लगते हैं। येबिन के सामने ही वो ट्रेनी ब्लीच पी के मर जाती है और येबिन उसे हंसते हुए देख रही थी और बाद में येबिन ने उसी ट्रेनी का विग पहना और फिर उसे लगने लगा था कि कोई उसे देख रहा है। वो ऑन स्टेज उस ट्रेनी के भूत को डांस करते हुए देखती थी, जिसे देखकर वो डर के मारे डांसर्स को ही अटैक करने लगती है। येबिन ने अपने क्राइम को छुपाने के लिए उस ट्रेनी का सुसाइड नोट जला दिया था, पर अचानक से उसी ट्रेनी का डिसफिगर्ड फेस उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो नोट उसके हाथ से गिर जाता है और येबिन उस ट्रेनी के भूत के सामने ही मर जाती है। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ सोन फिर से कराओके बार में जाती है, जहाँ वो वाइट का ओरिजिनल VHS रिकॉर्डिंग, उस ट्रेनी का सुसाइड नोट और यून के वर्जन की एक CD को रखती है और गार्बेज बिन में डाल देती है, जिसके बाद वो उनको जला देती है। उसे लगता है कि कर्स यहाँ पे खत्म हो चुका है और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस कराओके मशीन से आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ पे मशीन बोलती है सॉन्ग चोजन वाइट, मतलब कि कर्स अभी टूटा नहीं था। और दोस्तों ये कर्स इसीलिए नहीं टूटा क्योंकि सुन वाइट सॉन्ग की डबलिंग सिंगर थी, तो अब उसे भी मरना पड़ेगा, तभी ये कर्स टूटेगा। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी हमें K-pop ग्रुप की एक सच्चाई दिखाती है कि लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को किसी भी हद तक हार्म कर सकते हैं और किस तरह से कंपनियां ट्रेनीज को एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट करती हैं। किस तरह से एक लड़की को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टैलेंटेड थी और वो एक K-pop की मेन वोकलिस्ट बनना चाहती थी। आज भी कई फील्ड्स में टैलेंटेड लोगों को या तो दबा दिया जाता है या फिर उन्हें हटा दिया जाता है और ये मूवी इसी सच्चाई पे रोशनी डालती है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कोरियन हॉरर मिस्ट्री मूवी वाइट मेलोडी ऑफ कर्स को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।